नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दोस्तों पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ हिंदी के 30 क्वेश्चनों का दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों यह क्वेश्चन जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती वह उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, हम लोग दोस्तों कहते हैं वर्णमाला। अगर बात करते हैं वर्णमाला की, तो दोस्तों हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो दोस्तों होती है ध्वनि। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं तथा लेखन के आधार पर दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर दोस्तों हिंदी में 45 वर्ण होंगे और लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 52। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। वो दोस्तों कौन है, वो दोस्तों अंग और आ। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हें दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है। तो दोस्तों अंग और आ दो ऐसी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में होता है और ना ही इनका समावेश किसमें होता है, व्यंजन में होता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग कहते हैं। आइए दोस्तों आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं अर्ध तत्सम। क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम। दोस्तों अगर बात करते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप को जो क्या कहते हैं, वो दोस्तों अर्ध तत्सम कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो है, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो दोस्तों कौन सा भेद है, वो दोस्तों है भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता में कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होती है। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन, अपनापन, ये सब क्या है, ये दोस्तों मनुष्य भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा, वो जितेंद्रिय। क्या होगा, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है, वो होता है दोस्तों जितेंद्रिय। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो दोस्तों अलगाव किसके लिए होता है, वो दोस्तों होता है अपादान के लिए। संप्रदान के लिए के, संप्रदान का क्या होता है दोस्तों, के लिए होता है। कर्म का क्या होता है, को होता है। अधिकरण क्या होता है, में, पेपर होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों कारक चिन्हों की, तो दोस्तों हिंदी में 8 कारक चिन्ह हैं तथा संस्कृत में 6 कारक चिन्ह माने गए हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि तन जो है शब्द लिंग निर्धारित कीजिए। तन क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो तन क्या होता है, वो होता है पुल्लिंग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। वो दोस्तों कौन सा भेद है, वो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए बात करते हैं प्रमुख सर्वनामों की। तो जो सर्वनाम पुरुषों के नाम पे, स्त्री के नाम पे प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो तो दोस्तों कितने भेद होते हैं, वो दोस्तों 3 भेद हैं। अगर बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है दोस्तों, वो होता है तू, तुम, आप आते हैं। और अन्य पुरुष में कौन आता है, वो आता है दोस्तों यह, ये, वह, वे। ये दोस्तों किस में आते हैं, वो आते हैं अन्य पुरुष में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि कंचन एक कृशाग्नि युवती है। इस वाक्य में दोस्तों क्या है, अशुद्ध क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है, शब्द चयन जो है संबंधी इसमें अशुद्ध है। इसमें क्या सही होना चाहिए दोस्तों, कृशाग्नि के साथ युवती जो होता है इसका प्रयोग अनुचित होता है।
अगर इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वो दोस्तों शुद्ध रूप होगा कंचन जो है कृशाग्नि है। क्या है? कंचन कृशाग्नि है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। दोस्तों अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो हम लोग अपने रिलेशन में भेजते हैं या किसी दोस्त या मित्र को भेजा जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र जो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों अनौपचारिक पत्र। चलिए आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने हैं? वो हैं दोस्तों 11। दोस्तों बात करते हैं कि स्वर की। दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है तथा व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? वो दोस्तों कितनी मानी गई? वो मानी गई है 11 स्वरों को। दोस्तों इसमें दोस्तों सही कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी। तो दोस्तों इसमें 11 नहीं होगी, तो 11 टोटल स्वर होते हैं, 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? आ, ई, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि जो होता है, ये क्या होता है? ये जो 4 क्या होते हैं? ये दोस्तों आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। आते हैं बात करते हैं दोस्तों अगर दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहलाता है? वो दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए ओ और जो क्या है ये दोस्तों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्या को व्यक्त करता है तथा वही पद क्या है? विशेषण व्यक्त करता, तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों क्या होता है? संख्यावाचक पहले होता है। अगर दोस्तों बात करते हैं प्रमुख उदाहरण की, दोस्तों सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, यह त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। चलिए दोस्तों आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय सही होगा? दोस्तों सुहावना, वना प्रत्यय होगा इसमें। सुहावना मतलब आवना प्रत्यय, लिखाई आई प्रत्यय, छलिया ईया प्रत्यय। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही है। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? तत्सम है दोस्तों, तत्सम है अमूल्य। माँ का क्या होता है दोस्तों? तत्सम माता होता है। मछली का मत्स्य होता है और केला का क्या होता है दोस्तों? कदली होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम कहा जाता है। दोस्तों तत्सम के टूटे फूटे रूप को क्या कहते हैं? हम लोग अर्ध तत्सम कहते हैं। जो दोस्तों संस्कृत भाषा के विकार से उत्पन्न उन्हें क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों तद्भव कहलाते हैं। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। तो दोस्तों किलकिल कौन सा है? वो है दोस्तों क्या? देशज शब्द। कौन सा शब्द है? देशज। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो परंतु वे प्रचलन में होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? उनको दोस्तों देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे किलकिल, कटोरा, लोटा, ठेठ इत्यादि क्या हैं? ये दोस्तों देशज शब्द हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों अलमारी कौन सी भाषा का है? वो दोस्तों पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है अलमारी। आलपिन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग निपात कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निपात क्या होता है, या कोई आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें निपात कौन सा है। तो दोस्तों निपात में भी, तो, तक, केवल, मात्र ये सब दोस्तों क्या है? ये सब निपात हैं। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का जो है चयन करना है। मूल्यवान, क्लिष्ट,
पृथक और ब्रह्म। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? तो दोस्तों इसमें मूल्यवान और पृथक दोनों शब्द जो हैं शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है और ब्रह्म का जो है वो ब्रह्म होता है। तो दोस्तों कौन सा है इसमें? मूल्यवान एक सही है, ब्रह्म ये नहीं सही है, मूल्यवान सही है, और कौन सा है? पृथक। ये दोस्तों इसमें ऑप्शन सही हैं। क्लिष्ट का दोस्तों क्या होता है? क्लिष्ट होता है। ब्रह्म का दोस्तों ऐसे ब्रह्म नहीं लिखा जाता है। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। पहला पॉइंट है कक्षा, आंसू, प्राण, प्रत्येक। तो दोस्तों एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है? वो दोस्तों होता है प्रत्येक। आंसू निकले, ये दोस्तों क्या इसमें होता है? ये दोस्तों हमेशा बहुवचन होता है। ठीक, चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है 2 आधारों पे किया जाता है। पहला जो होता है रचना के आधार पर, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अर्थ के आधार पर। आते दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? पहला पॉइंट है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। तो बिल्कुल गलत है। एक साधारण और एक दूसरा जो होता है आश्रित उपवाक्य होता है। तो दोस्तों ये जब उपवाक्य आश्रित होगा तो किस में जाएगा? वो दोस्तों जाएगा संयुक्त में। तीसरा क्या है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। बिल्कुल सही बात है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। चलिए आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? वो दोस्तों कहलाता है क्या? महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन दोस्तों क्या होता है? वो दोस्तों प्रत्येक उसका क्या है? 1, 3 और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? ये अल्प प्राण कहलाता है। उच्छिप्त व्यंजन में दोस्तों क्या आता है? उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों डा और ढा जो होते हैं उसमें किस में आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। अनुनासिक और दोस्तों पंचमाक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? यह दोस्तों कौन सा वर्गीकरण? ये दोस्तों संप्रक्त ध्वनि है। क्या है? संप्रक्त ध्वनि है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों है कि विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन है। तो दोस्तों जब व्यंजन है तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें दोस्तों दुर उपसर्ग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग? दोस्तों दुर उपसर्ग है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों पहला पॉइंट है क्या कह रहा है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। दूसरा पॉइंट है कि यह लड़की सुंदर है। तीसरा पॉइंट है मैदान हरा भरा है। चौथा पॉइंट तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो दोस्तों किसमें परिमाण दिया गया? दोस्तों दिया गया पहले में कि इस बार बहुत ओले पड़े, कि ओलों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों ये क्या है? ये है परिमाणवाचक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है क्या कहलाते हैं? वह दोस्तों कहलाते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें दोस्तों विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे हाय, हाय अब मैं क्या करूं, या अरे पीछे हो जाओ। तो दोस्तों आज ये हमारा कितने 30 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला रही। दोस्तों फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय फिर 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। दोस्तों जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग लगभग 40 दिन में 40 दिन में हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो दोस्तों लगभग 1200 क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जितना हम बीपीएससी में जो 75 नंबर की हिंदी आने वाली है उससे हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से जाएगा। तो दोस्तों क्लास को देखते रहिएगा और अगर क्लास अच्छी लगती तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।